Good morning, student. Today we study about basal metabolism. इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने सारी चीजें ये देखी थी कि कैसे मेजरमेंट करते हैं एनर्जी को, है ना? और एनर्जी कैसे कितनी लगती है, कितनी कैसे उसको मेजर करते हैं, उसका हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसको कैटेगरीज ऑफ पीपल पे डिफरेंशिएट किया था, है ना? इस तरीके से एनर्जी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम बेसल मेटाबॉलिक रेट पढ़ेंगे, राइट? या बेसल मेटाबॉलिज्म कहेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एनर्जी हमारे बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइज हो रही है, राइट? कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है? सो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? थर्ड यूनिट में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है? द एनर्जी metabolism of subject, the energy metabolism of subject at complete physical and mental rest and having normal body temperature and in the post observative state, that means 12 hours after the intake of last meal in is known as basal metabolism. एनर्जी मेटाबोलाइज होती है किसी भी चीज को क्या करने में, उसका मेटाबॉलिज्म करने में, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल रेस्ट। देखो, एनर्जी यूज होती रहती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। चाहे आप फिजिकल काम कर रहे हो तब, चाहे आप रेस्टिंग पोजीशन में हो तब, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये क्या है? लास्ट मील आफ्टर द 12 आवर्स आपने जो इनटेक किया है इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिज्म। क्या है ये? बेसल मेटाबॉलिज्म। नाउ हियर द बेसल मेटाबॉलिक रेट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर कैरिंग आउट इनवॉलंटरी वर्क। जितना अमाउंट रिक्वायर है बॉडी को, है ना, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर कैरिंग आउट इनवॉलंटरी वर्क। क्या है? इनवॉलंटरी वर्क को मेंटेन करना बॉडी टेम्परेचर में इज नोन एज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है? इसका एस्टिमेटेड क्या है? द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन द बॉडी। द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी, कितने मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी को सस्टेन करना, बॉडी के वाइटल फंक्शंस को क्या करना, बनाना, दैट इज इनवॉलंटरी वर्क इंक्लूडिंग फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन। जैसे कि हार्ट को भी एनर्जी चाहिए ना पंप करने के लिए। कैसे पंप करने के लिए? ब्लड पंप करने के लिए। पंप करने के लिए उसके बाद क्या करता है? हार्ट सर्कुलेट करता है। कहाँ पे सर्कुलेट करता है? हमारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, राइट? तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन हो रहा है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की वजह से, ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इनवॉलंटरी है। हमारे वॉलंटरली मतलब हमारी विल के तो अकॉर्डिंग है नहीं, है ना? तो हम कैसे करेंगे उसको? इनवॉलंटरी वर्क में। और उसको काम करने के लिए जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इज दैट क्लियर? ओके। जैसे किडनी का भी अगर आप देखो तो किडनी भी अपना क्या कर रही है? एक्सक्रीटा निकाल रही है अप्रोक्सीमेटली, उसमें जो नीड हो रही है एनर्जी की, है ना? एंड रिमेनिंग द मसल टोन, मसल को भी टोन अप करने में, टिश्यू रिपेयर करने में भी एनर्जी लगती है, राइट? तो उस चीज को, सब चीजों को मेंटेन करने में जो यूज हो रहा है दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारे वाइटल फंक्शन को, हमारा किडनी, हमारा हार्ट, हमारे टेम्परेचर बॉडी का, है ना, ये सब कुछ कैसे मेंटेन होता है? इसी बीएमआर की वजह से। अब मैं आपको इसको क्लियर डेफिनेशन में बताती हूँ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, है ना, by the body for carrying out involuntary work and maintaining the body temperature is known as basal metabolic rate.
क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो अमाउंट है बॉडी का, रिक्वायरमेंट है टू कैरिंग आउट द इनवॉलेंट्री वर्क। अब इनवॉलेंट्री वर्क किसका है? हमारे बॉडी के ऑर्गन का, ठीक है। एंड मिनिमाइज द बॉडी टेम्परेचर, सॉरी, एंड मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब क्लियर हुआ? फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। So यहाँ पे determination of basal metabolic rate, the test is conducted by measuring the amount of oxygen consumed and carbon dioxide exhaled in a predetermined time. देखो, अब यहाँ पे क्या है? The test is conducted by measuring the amount. ये टेस्ट कब कंडक्ट हो रहा है? किसी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी ने लिया है उसको मेजर करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, तो वो एक प्री डिटरमाइंड टाइम लेता है, ठीक है। मतलब 6 से 8 मिनट यूजुअली कितना लेता है? 6 से 8 मिनट लेता है ये काम होने में। फॉर एग्जाम्पल, हम सो रहे हैं, ठीक है। अब हम सो रहे तो हम अपनी चीजों को सांस पे थोड़ी ना ध्यान देंगे, हम किस चीज पे ध्यान देते हैं? हम बस सोते हैं फ्री माइंड से। तो पर जब हम सो रहे हैं तो हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और एक्सेल क्या कर रहे हैं? हम क्या एक्सेल कर रहे हैं? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रहा है उस प्रोसेस को पूरा करने में क्या हो रहा है? 6 से 8 मिनट लग रहे हैं, राइट। तो ये जो टेस्ट है ये किसी एपरेटस से टेस्ट किया गया था जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंडिक्ट और रैट। बेंडिक्ट और रैट, इस एपरेटस को यूज किया है। दिस एपरेटस इज क्लोज टू circuit system in which the subject breathed in oxygen and a metal cylinder of about 6 liter capacity and carbon dioxide produced. देखो, अब ये जो apparatus है ये किसी सब्जेक्ट पे टेस्ट किया गया, उस सब्जेक्ट का जो ये जो apparatus है किसके क्लोज है? सर्किट सिस्टम के क्लोज है, ठीक है। तो अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब कोई किसी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको हमने सब्जेक्ट कहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या है? एक मेटल हमने रखा है 6 लीटर का, 6 लीटर की जिसकी कैपेसिटी है। हम ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं और हमारे से कनेक्टेड है वो, तो उस एपरेटस में क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो रही है? सोडा लाइन में एब्जॉर्ब हो रही है, जो प्रेजेंट टावर है ना उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। The subject wears the nose clip and breathe through the mouthpiece. अब जो सब्जेक्ट है, मतलब जो जो पेशेंट कह लो, उस पेशेंट ने नोज क्लिप, आपने देखा होगा ना यहाँ पे ऑक्सीजन का वो लगा रहता है, नाक में से पाइप जैसा गया रहता है, तो वो नोज क्लिप से है ना उसको वो पहना हुआ है और माउथ से सांस ले रहा है, ठीक है, मुंह से सांस ले रहा है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना सिलेंडर में, वो 6 मिनट में उसका वॉल्यूम यूज हो रहा है और वो रिकॉर्डेड हो रहा है ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से एक एडल्ट को 50 केजी ऑफ बॉडी वेट जैसे मेल का है उसको ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होता है हर 6 मिनट में 1.1 लीटर, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस होती है उसकी 6 मिनट में 4.8 टू 1.1 इज इक्वल्स टू 5.28 किलो कैलोरीज उसकी प्रेजेंट होती है। फिर वहीं अगर हीट प्रोड्यूस जो हो रही है 24 आवर्स में कितनी हो रही है, तो वो 5.2 इंटू 60 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 1267 किलो कैलोरीज में प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल कितना हुआ 24 आवर्स में? 1267 किलो कैलोरीज लगी। मतलब एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट हुई बॉडी में? 1200, मतलब इतनी हमको एनर्जी चाहिए किस चीज को करने के लिए? हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करने के लिए? काम करने के लिए। जब हम सो रहे हो, जब हम वर्क पे नहीं हो, या फिर हम बैठे हो, या फिर हम कुछ काम कर रहे हो, तो वो अपने आप ये चीजें मेंटेन और रेगुलेट करता है। इज दैट क्लियर?
तो इस टेस्ट से क्या पता चला, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बिफोर ब्रेकफास्ट 10 to 12 आवर आफ्टर लास्ट मील, दैट मीन रात को जो खाना खाया था उसके बाद से ये टेस्ट स्टार्ट हुआ इन अ पोस्ट एब्जॉर्वेटिव स्टेट। ठीक है, फिर ये जो सब्जेक्ट है इसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मतलब जो पेशेंट है वो कैसा होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए और सोया हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर स्लीप रिड्यूस हुई तो बीएमआर की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सोया हुआ नहीं रहा, वो एक्टिव में रहा, तो जो बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो द सब्जेक्ट शुड हैव नॉर्मल पल्स रेट फ्री फ्रॉम टेंशन और फियर। जो सब्जेक्ट है, जो जिसपे ये काम हो रहा है ना, वो कैसा रहना चाहिए, उसकी पल्स रेट नॉर्मल रहनी चाहिए, टेंशन नहीं रहना चाहिए, फियर भी उसको नहीं रहना चाहिए। द सराउंडिंग टेम्परेचर शुड बी कंफर्टेबल एज precipitation and shivering may affect the rate of oxidation। यहाँ पे अगर जो टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर ज्यादा गर्म है तो भी दिक्कत, ज्यादा ठंडा है तो भी दिक्कत। क्यों? क्योंकि उसको शिवरिंग होगी, तो मेंटेन ठीक से नहीं हो पाए, राइट। उसके बाद आता है द सब्जेक्ट शुड बी एफिब्रिल और एज अ फीवर इंक्रीज the BMR by 7% for every degree Fahrenheit rise in the temperature। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट जो है उसका फीवर इंक्रीज हुआ तो 7% उसकी डिग्री बढ़ जाएगी फ़ारेनहाइट में, टेम्परेचर में। ठीक है, तभी तो जैसे कि हमारा 97.6 डिग्री और 7 डिग्री 98.7 डिग्री या 6 डिग्री हमारा क्या रहता है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठीक है, लेकिन अगर फीवर हुआ, फीवर की कंडीशन में क्या होता है, इसमें 7% और बढ़ जाएगा, तो मतलब कितना, 104। ठीक है, 105, 106 ऐसे तरीके से बुखार आता है। फिर समझ में आया, मतलब इसमें एड ऑन हो जाता है क्योंकि इंक्रीज होता है बॉडी का टेम्परेचर ऐसा। अब बात करते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। तो यहाँ पे बॉडी साइज, हीट इज कंटिन्यूसली लॉस्ट थ्रू द स्किन अ टॉल वेल, मतलब अगर बॉडी का साइज जो है पर्सन का ग्रेटर है, स्किन सरफेस उसकी ज्यादा ग्रेटर है, तो पर्सन लूज मोर हीट थ्रू द स्किन, हैंस हैव हायर बीएमआर। अगर पेशेंट अपना जो है उसका वो जल्दी मतलब ऐसे गर्म होता है ये सब, तो उसका बीएमआर क्या है, हायर है। ठीक है, वो उसका बीएमआर कैसा होगा, जल्दी मतलब उसको हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसका बीएमआर रेट जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई है। फिर एज का भी करता है, फिर बॉडी का कंपोजिशन, जैसे वेल बिल्ट मसल है, बॉडी में फैट नहीं है, या बॉडी एथलीट है, तो उसमें क्या होगा, बीएमआर उसका बॉडी फैट को कंज्यूम करेगा। बाकी एज में ड्यूरिंग पीरियड्स रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी, लैक्टेशन में भी रैपिड इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है डिक्लाइन हो जाता है एज रेट में 5% ऑफ ईच डिकेड। फिर आता है सेक्स। देखो, एज डिपेंड करती, जैसे अगर जो बॉडी टेम्परेचर जैसे बच्चों में 15 से 20% ज्यादा होता है, वहीं प्रेगनेंसी में अलग तरीके से काम करेगा बीएमआर। ठीक है, लैक्टेशन के टाइम पे अलग। तो यहीं पे सेक्स और फीवर, सेक्स में जो है हायर होगा 10% मेल्स में एज कंपैरेटिवली फीमेल्स में। फीवर के टाइम पे इंक्रीज होगा 7%, वही मैंने आपको बताया। स्टेट ऑफ हेल्थ में माल न्यूट्रिशन है तो उसमें उस तरीके से काम करेगा, या फिर कोई डिजीज लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, बर्न है तो उसमें बीएमआर क्या होगा, हाई हो जाएगा। हार्मोन्स में हार्मोन डिसऑर्डर जैसे थायराइड ग्लैंड इन्फ्लुएंस बाय बीएमआर, हाइपर थायरॉयडिज्म में भी बीएमआर इंक्रीज हो जाता है।
हाइपोथायरॉयडिज्म में डिक्रीज हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा तो बीएमआर इंक्रीज होगा, बीएमआर इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक रेट ज्यादा एक्टिवली एक्ट करेगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है, फैट डिपोजिशन नहीं होने देगा, तुरंत खाओगे तुरंत आपके मेटाबॉलिज्म रेट एक्टिव हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा जल्दी काम करेगा, है ना। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या होगा, उसमें बीएमआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है। फिर आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट में बीएमआर राइज हो जाता है व्हेन क्लाइमेट इज कोल्ड, इंक्रीज ड्यूरिंग वार्म क्लाइमेट। फिर आता है साइकोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें आता है वरी, एंजाइटी, ये सब। फिर बात करते हैं एनर्जी बैलेंस के बारे में। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस इज अ कंडीशन इन विच द एनर्जी प्रोवाइड बाय द फूड इज नियरली इक्वल टू द total energy expended by the body, resulting to the steady body weight. Now here what we understand is energy balance in a condition in which the energy provided by food, एनर्जी को बैलेंस करना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है किससे, फूड से, इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी एक्सपेंडेड, कितनी एनर्जी एक्सपेंड हुई है बॉडी के रिजल्ट में, उस हिसाब से बॉडी वेट कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पे when an individual energy intake consistently exceed energy expenditure, weight gain occur initially. अगर एनर्जी का इंटेक, अब एनर्जी का इंटेक कहाँ से हो रहा है, खाने से, तो एक इंडिविजुअल कंटिन्यूसली अपने आप को खिलाता रहेगा, मतलब एनर्जी देता जा रहा है, तो एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण से हमारी बॉडी में वेट गेन होगा, ठीक है। इनिशियली लीडिंग टू द ओबेसिटी सिंस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे जो ओबेसिटी है वो बढ़ जाएगी और ऐसे में एनर्जी क्या होगी, ना तो वो क्रिएटेड होगी ना तो वो डिस्ट्रॉय होगी, बट कैन चेंज फॉर्म टू फॉर्म, पर ये किस तरीके से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। द एक्सेस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड इज कन्वर्टेड टू फैट एंड स्टोर्ड एज एन पोटेंशियल एनर्जी इन अ एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, द एक्सेस chemical energy from food is converted to fat and stored as a protein potential energy in the adipose tissue। में क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर हो रही है, एडिपोज टिश्यू, मतलब जो हमारे थाइस के पास, जो हमारे स्टमक एरिया में, जो हमारे बटक्स में जो टिश्यूज है वहां पे इकट्ठी हो रही है, ठीक है। कुछ एनर्जीज अलग फॉर्म में स्टोर हो रही है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में स्टोर होती है और हमारी बॉडी में स्टोर होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी बल्की दिखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। आगे जाके अगर यही बढ़ता जाता है तो आगे जाके वो क्या बन जाता है, ओबेसिटी, राइट। सो हियर what we have to know about obesity. ओबेसिटी क्या होती है, overweight and obesity affect over 25% of adults in developed countries and can lead to serious health problem if not treated early। यहाँ पे ओवरवेट क्या है, ओबेसिटी अफेक्ट करती है 25% ऑफ एडल्ट्स को, कैसे, ये क्या करती है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी का फैक्टर क्या है, राइट, ये देखिए एनर्जी बैलेंस कैसे होती है,
एनर्जी बैलेंस होती है कंडीशन पे जितना एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है किसके थ्रू, फूड के थ्रू, ठीक है, इज इक्वल्स टू द एनर्जी एक्सपेंडेड, ठीक है, बाय द बॉडी रिजल्टिंग टू द, तो यहाँ पे यही बताया गया कि एक्सपेंडिचर, एनर्जी के एक्सपेंडिचर कितना यूज हो रही है, फिर उसी के हिसाब से हमारा बॉडी वेट देखा जाता है। तो मैंने आपको यही बताया। तो ठीक है, ओबेसिटी फिर ये क्या है कि अगर वही चीज, फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जब किसी इंडिविजुअल का इनटेक कंसिस्टेंट एक्सीड हो जाता है, एनर्जी का जो इनटेक है वो एक्सीड हो जाता है, तो एनर्जी क्या हो जाती है, एक्सपेंडिचर हो जाती है। मतलब कंटिन्यू, इसको ऐसे हिंदी में समझाऊं तो इसकी परिभाषा ये है कि कोई भी एक इंसान जब क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली खा रहा है, ठीक है, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर हर आधे घंटे में, या तो पहला जो खाया वो तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, है ना, तो वो खाया, फिर दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज, इस तरीके से उसने इनटेक किया, राइट। जैसे जैसे वो इनटेक कर रहा है, जैसे जैसे वो खा रहा है, जिस जिस तरीके से वो खा रहा है, खाते खाते उसकी एनर्जी का जो इनटेक है वो बढ़ गया। तो इसके कारण अब वो एनर्जी कहीं तो स्टोर होगी, तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाती है, हमारी बॉडी का वेट गेन हो जाता है, वो ओबेसिटी में लीड कर जाता है, और वो हमारी बॉडी एडिपोज टिश्यू में वो हो जाती है। तो यही चीज अगर कंटिन्यूएशन में हुई तो इट लीड्स टू द ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या है, ओवरवेट एंड ओबेसिटी अफेक्ट 25% ऑफ एडल्ट। इसमें 100 में से 25% जो आबादी है वो किससे जूझ रही है, ओवरवेट से जूझ रही है, ठीक है। हर कंट्री में आपको, हर एडल्ट में एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ये कॉमन है ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फूड इज एक्सेस रिक्वायरमेंट। अब कंज्यूम जो हो रहा है खाना, वो एक्सेस अमाउंट में हो रहा है। Obesity is very common among the people of high income. Obesity जो है, जिनके पास हाई इनकम है, वो क्या कर रहे हैं, ये चीज को ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी इनका लिविंग पैटर्न बहुत अलग होता है। तो पीपल लीड्स टू सेडेंट्री लाइफ, उनकी कोई एक्टिविटी लाइफ नहीं है, में ना ज्यादा वॉक नहीं, ज्यादा फील्ड वर्क नहीं, बैठे बैठे काम करना, तो उस वजह से ओबेसिटी ज्यादा बैठ रही है। तो ओबेसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बीएमआई से। बीएमआई इज व्हाट, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे, टोटल द वेट ऑफ इंडिविजुअल इज असेस्ड मोर साइंटिफिकली बेसिस ऑन नोन एज बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसे करते हैं, बीएमआई इज इक्वल्स टू वेट इन किलोग्राम्स, हाइट इन मीटर्स, मतलब वेट अपॉन एच, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया है, देखो, नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ मैन और वुमेन इतना आना चाहिए, कितना, 19 to 24। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके बताया है इसी तरीके से कि 70 kg का मेल है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, 1.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर मेल का जो रहता है, ये यहाँ पे जो बीएमआई है वो बताया गया है, मेल का जो रहता है बॉडी वेट, वो कितने के बीच में रहता है, 22 to 24 के बीच में। तो 25 से ऊपर आया तो क्या हुआ, वो ओवर वेट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया, कितना आया, देखो, इसको इसको डिवाइड किया, है ना, मीटर स्क्वायर है ना, इनको डिवाइड किया तो कितना आया, 22.9 आया, ठीक है। तो क्या आया, नॉर्मल, इसका बीएमआई कितना आया, इतना इतना। अब देखो इसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे फीमेल का किया, तो उसका कितना आया, 27 आया, तो वो क्या है, ओवर बॉडी, ओबेसिटी आई, दोनों की ओबेसिटी में है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बीएमआई। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क है, सब अपने बीएमआई कैलकुलेट करके मुझे ग्रुप पर भेजेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। आज हमने थर्ड यूनिट का जो ओबेसिटी वाला पार्ट है वो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब हम एनर्जी वाला पार्ट कंप्लीट किया, अब हम कल से थर्ड यूनिट में बैलेंस डाइट पढ़ेंगे, उसके बाद हम बजटिंग पढ़ेंगे, फिर डिजीज और डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस के बारे में जानेंगे।
अभी हमारी थर्ड यूनिट क्या होगी, कंटिन्यूएशन में होगी। कल से हम बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू क्लास, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।